block elements, lecture 16। हम लोग ग्रुप 14 डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग को जो इसमें सीखना है, जो स्टडी करना है, हम लोग डायमंड पढ़ चुके, ग्रेफाइट पढ़ चुके, ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में था जिसका एलोट्रॉप। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 11.7.3 फिलरीन्स। ये अब ये एक एमॉर्फस फॉर्म में ये होता है। अभी बनता कैसे है? फिलरीन से ग्रेफाइट इज heated in electric arc in presence of inert gases such as हीलियम आर्गन। जब हम ग्रेफाइट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब भी बन सकता है। तो इसलिए उसमें हीलियम इनर्ट गैस मिला देते हैं ताकि ये चीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रेफाइट को नहीं बदल दे, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं बदले, इसलिए सच एज हीलियम आर्गन सो एज टू prevent formation of कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गया। अब जब हम ग्रेफाइट को हीट करेंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? सूट और कार्बन ब्लैक इज फॉर्म। ग्रेफाइट जो है एक कार्बन ब्लैक में बदल जाएगा। सूट कार्बन ब्लैक इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ ग्रेफाइट या कार्बन। ये जो सूट मटेरियल से कार्बन ब्लैक बनेगा वो ग्रेफाइट के वेपर को कॉन्डेंस होने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। अब इस कार्बन ब्लैक में है सूट मटेरियल, सूट और कार्बन ब्लैक contain mainly carbon 60, trace of carbon 70, carbon 32, 76, carbon 84 up to कार्बन 350 तक कार्बन का डिस्क्रीट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है इन even number of कार्बन एटम। जब भी ये बनेगा सूट मटेरियल, इसमें even नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। 3, 5, 17, 21 इस तरह से नहीं होगा 28। हम लोग ये फ्लोरीन्स पढ़ रहे हैं। ग्रेफाइट को हीट करते हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं बदलता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर में उसको हीट किया जाता है, एक सूट मटेरियल कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होता है वेपर का कंडेंसेशन से।
अब ये सूट मटेरियल में जो मेनली है कार्बन 60 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल एक ढेलानुमा बनता है, उसमें कार्बन 70 भी हो सकता है थोड़ा सा अमाउंट में, है ना, कार्बन 76 भी हो सकता है, कार्बन 32 भी हो सकता है, कार्बन 84 भी हो सकता है, ये 350 कार्बन तक का हो सकता है। लेकिन जब भी कोई एक डिस्क्रीट बनेगा तो उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन 60, इसको डिस्कस करते हैं। अब ये कार्बन 60 कैसे होता है? It is a discrete molecule, ये एक मॉलिक्यूल होता है कार्बन 60 का, in which 26 member ring and 12 5-member ring, 5-member ring, 5-member ring, 6-member ring, 6-member ring fused with 6-member ring, member ring and 5-member ring, member ring. But 5-member ring, 5-member ring fused with 6-member ring, ये सिर्फ 6-member ring के साथ फ्यूज करता है, बट 5-member, ये 5 ब्रैकेट में। अब इस तरह से ये एक रूप लेता है ना, ये saucer shape form which is called Buckminster, or in spherical shape called buckyball, और एक गोल जो बन जाता है उसको बकीबॉल कहते हैं, ये फ्लोरेंस का। अब इसमें बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग कैसे आता है, इसमें सभी कार्बन बराबर होता है ना, all the carbon in fluorines are identical in sp2 hybridization, सभी का sp2 हाइब्रिडेशन होता है। इस तरह से एक डबल बॉन्ड एक कार्बन से एक कार्बन, यानी एक कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा होता है by 3 sigma bond and 1 pi bond, एक पाई बॉन्ड करता है, एक 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन
delocalized. Pi bond is delocalized. So it has aromatic, इसको aromatic character होता है, aromatic character. अब ये इसका इंपॉर्टेंट बात हो गया कि इस तरह से एरोमेटिक होता है, सभी कार्बन ये होता है. अब हम लोग एक नोट करके बात लेते हैं. फ्लूरीन, फ्लूरीन carbon 60 is used as superconductor, superconductor at 18 Kelvin temperature with zero resistance. इसका रेसिस्टेंस 0 होता है. ये हमारा फ्लूरीन के रिलेटेड आइडिया हुआ. ये हमारा यहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इस टेक्स्ट बुक के अंदर, ये बना हुआ है. अब हम लोग जो एक बात यहाँ जानने की जरूरत है, ये हम जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसका लेंथ 143.5 पिकोमीटर, और यहाँ डबल बॉन्ड का जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 138.3 पिकोमीटर. ये आइडिया हुआ हमारा. ये डिलोकलाइज फॉर्म में हुआ. इस तरह से हम लोग फ्लूरीन्स को बने. ये जो 20 जो है 6 मेंबर रिंग होगा, 12 जो है 5 कार्बन का रिंग होगा. ये हम इस बार है ना जीमेल में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो हम 2018 के जीमेल में डिस्कस भी कर चुके हैं. यह हुआ फ्लूरीन्स. अब हम लोग इसके यूज में आए, इसका इस्तेमाल क्या है कार्बन का. नेक्स्ट इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं यूज ऑफ कार्बन 11.74. यूज ऑफ कार्बन, कार्बन का इस्तेमाल. तो एक ग्रेफाइट फाइबर बनाते हैं, प्लास्टिक के साथ मिला के यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट फाइबर. used to manufacture tennis racket, फिश टेनिस रैकेट बनता है यहाँ पर हम लोग, और फिशिंग रॉड, और एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है. एयरक्राफ्ट भी बनाने में इस्तेमाल होता है. ये हमारा यहाँ पर है. अब ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूज करते हैं. ग्रेफाइट used as electrode in electrochemical cell में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये सब चीज को हम यूज करते हैं. अब डायमंड का यूज जो हम लोग करते हैं, ये सब हम डायमंड का यूज हम लोग कर चुके हैं. तो इस तरह से हम लोग ये इसके यूज को यहाँ पर देखेंगे. इतना इसमें मेन इंपॉर्टेंट हुआ. और इसका जो है डायमंड का यूज हम लोग डायमंड में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग जो टॉपिक लेते हैं 11.8, some important compound, compounds of carbon and
सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो इसमें जो हम लोग पहला है 11.8.1 कार्बन मोनो ऑक्साइड। इस चीज को हम लोग को डिस्कस करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रेस की काम हम देख रहे हैं, इसका प्रिपरेशन और इसके प्रॉपर्टीज और ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। तो हम लोग यहाँ पर ले 11.8.1 में कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको हम लोग इंडस्ट्री भी बनाते हैं, लेबोरेटरी भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट by partial combustion of कार्बन। कार्बन को जब पूरी तरह से नहीं जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जैसे हम दो कार्बन सॉलिड ले लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, इसको हीट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। दूसरा है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इसको हम लोग बनाते हैं बाय डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, formic acid in presence of concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेशन करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मिक एसिड है, इसको हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो इससे वाटर बन के निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। ये हो गया लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब चीज पूछता भी है एग्जाम में, है ना। इस तरह से फॉर्मिक एसिड का जब डिहाइड्रेशन होता है H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, उससे एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी लार्ज अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हीटेड कोल पर स्टीम H2O, ये H2O गैस ले लीजिए, इसको हम लोग डालते हैं, इस पर हीट एंड प्रेशर रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण बनता है। इसका 1:1 मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। ये जो है वाटर गैस के रूप में यूज होता है। फिर इसको हम बाय प्रोसेस इसको अलग करते हैं, है ना। दूसरा है कि अगर इस कार्बन सॉलिड पर हम एयर प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन प्लस 4N2, अब इस तरह से हम प्रोवाइड करें, दो कार्बन ले लें, इस तरह से हीट एंड प्रेशर, ये हीट रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस नाइट्रोजन,
इस मिक्सचर को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये सब भी याद रखना है। प्रोड्यूसर गैस किस मिक्सचर को कहते हैं, वाटर गैस किस मिक्सचर को कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नोट करके एक बात जानना, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस used as industrial फ्यूल। ये इंडस्ट्रियल फ्यूल में होता है ना। फ्यूल वैल्यू होता है वाटर गैस का प्रोड्यूसर गैस से ज्यादा होता है। क्यों? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन से जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, डेल्टा एच निगेटिव। अब प्रोड्यूसर गैस में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो सिर्फ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ये भी निगेटिव है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका अपना अपना कैलोरीफिक वैल्यू है, फ्यूल वैल्यू है। तो हम लोग कहेंगे कि वाटर गैस इज मोर एफिशिएंट फ्यूल देन प्रोड्यूसर गैस, क्योंकि वाटर गैस में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों जलता है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जलता है तो वाटर बनता है, वो पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। तो वाटर बनने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसलिए वाटर गैस जो है उसमें दो चीज ज्यादा ऑक्सीजन यूज होता है, हाइड्रोजन को भी जलना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी जलना है। अब प्रोड्यूसर गैस में क्या है कि सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में जल जाना है, नाइट्रोजन नहीं जलता, हम लोग जानते हैं वो इनर्ट होता है। तो इस तरह से इसमें ये सिर्फ जल के हीट देगा, इसमें आपको ये दोनों जल के हीट देगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वाटर गैस जो है उसका जो फ्यूल वैल्यू है प्रोड्यूसर गैस से ज्यादा है। सो वाटर gas is more efficient fuel than producer gas. प्रोड्यूसर गैस से वाटर गैस जो है मोर एफिशिएंट फ्यूल है। ये तो प्रिपरेशन से रिलेटेड बात हो गया। अब इसका हम प्रॉपर्टीज में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड खुद जो एक गैस है तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, वाटर इनसोलेबल गैस है ना। इसको आप लोग ऐसे प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रॉपर्टीज। कार्बन मोनोऑक्साइड is colorless and odorless, water insoluble, ये एक बात हो गया। अब दूसरा बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज a reducing agent used in metal extraction है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड reduced transition metal oxide, but not
reduced oxides of group 1, group 2 and oxide of aluminium. ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को और ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ऑक्साइड को नहीं रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो इसको ऑक्सीडाइज कर दे। आप कुछ इसका रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में रिएक्शंस को दिखाते हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड CO, जिंक दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2O CO, 2Cu CO2, Fe2O3, 3CO, 2Fe, 3CO। इस तरह से इसका रिडक्शन हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे केमिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड को मेटल एक्सट्रैक्शन के दौरान रिड्यूस कराने में यूज करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड को, और बाकी ग्रुप 1 ग्रुप 2 और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं करता है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी डिस्कस है कि इस तरह से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का रिड्यूसिंग एक्शन को स्टडी कर रहे हैं। हम नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तीसरा इसके स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर या पहले एमोटिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड है, 814 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा फर्स्ट एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, सिग्मा स्टार फर्स्ट एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, सिग्मा 2s एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड, इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 2 12। अब उसके बाद हम लोग सिग्मा 2px एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 14 हो गया, और बाकी जो है ये सब पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz ये सब खाली रहेगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर हम लोग इस तरह से बताते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग में 4, ये 3 हुआ, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसका लुईस डॉट फॉर्मूला, लुईस डॉट फॉर्मूला, एक कार्बन पहले एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा कमी है, इधर ट्रांसफर हो गया, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ इधर आया, इसमें माइनस इस पर प्लस। अभी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 100 कार्बन मोनोऑक्साइड act as ligands to form metal carbonyl complex, मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम लोग एक बॉन्ड्स प्रोसेस में निकल का प्यूरिफिकेशन एक्सट्रैक्शन करते हैं, NiCO का फॉर्मेशन होता है, और भी बनता है।
ये इसका सिंपल एक एग्जांपल। अब इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेटल के साथ किस तरह से बॉन्डिंग करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये थोड़ा सीखने समझने की चीज है। ऐसे आगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी चीज है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर भी इसको सीखा जाए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से, ये मेटल एटम है, इसको एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देता है, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल में जो बॉन्ड बनता है ये इस तरह से बनता है, ये एक सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में डेवलप कर जाता है, और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है DXY, इसका एक इलेक्ट्रॉन देता है एंटी बॉन्डिंग 2πy, पाई स्टार 2py, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब मेटल के साथ जो बॉन्ड बनता है M डबल बॉन्ड CO, ई पहले सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या कहता है, लोन पेयर प्रोवाइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो पाई बॉन्ड है ई कैसे बनता है, ई पाई बॉन्ड बैक डोनेशन होता है मेटल की तरफ से, है ना, DXY और पाई स्टार 2py के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको हम लोग सिनर्जेटिक बॉन्ड कहते हैं। अब एज ए लिगेंड इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.28 पिकोमीटर होता है, एंगस्ट्रम होता है, इसमें एंगस्ट्रम होगा। यहाँ पर जो बॉन्ड कनेक्शन हो जाता है ये बढ़ जाता है, ये जो बॉन्ड कनेक्शन हो जाता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का 1.15 एंगस्ट्रम, इससे ये बढ़ जाता है क्योंकि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी घट जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब मेटल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले अपने कार्बन के तरफ से एक दो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, तो ये लिगेंड के माध्यम से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर पाई स्टार 2py जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है वो बिल्कुल वेकेंट है, और DXY जो ऑर्बिटल मेटल का है उसमें जोड़ा इलेक्ट्रॉन है वो प्रोवाइड हो जाता है। तो इस तरह से पहले कार्बन मेटल से सिग्मा बॉन्ड बना जुड़ता है, फिर मेटल जो है कार्बन से पाई बॉन्ड बना के जुड़ता है, इसको सिनर्जेटिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी घट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते रहता है, कॉन्सेप्ट है। बट विथ लुईस एसिड, लेकिन लुईस एसिड के साथ क्या होगा, जैसे BF3 कार्बन मोनोऑक्साइड की जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये इस तरह से बनेगा BF3C ट्रिपल बॉन्ड, इस पर माइनस इस पर प्लस, केवल सिग्मा बॉन्ड, केवल सिग्मा बॉन्ड बस। तो इसमें कोई बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस पैदा नहीं होता है। तो लुईस एसिड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का ये रवैया होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होता है, तो इसको थोड़ा इसका इफेक्ट को समझ लें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक पॉइजनस गैस होता है, तो इसके बारे में जानकारी लेना है हम लोग। नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस। अब इसका हम लोग इफेक्ट को कैसे सीखें, इफेक्ट कैसे, क्या हम लोग ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में लेते हैं तो हीमोग्लोबिन आता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के
ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारे सांस में चला जाएगा तो ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होमोग्लोबिन मिल जाएगा। तो जो कार्बोऑक्सी होमोग्लोबिन, कार्बोऑक्सी कार्बोनाइल होमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो जो है ऑक्सी होमोग्लोबिन के फॉर्मेशन से 300 गुना ज्यादा स्टेबल। तो मतलब अगर हमारे हवा में सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगा तो होमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगा और इस तरह से रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा और आदमी का डेथ हो जाएगा। यही इसका पॉइजनस इफेक्ट है। तो कार्बोनाइल ये लिखेंगे, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स with hemoglobin is 300 times more stable than oxyhemoglobin, है ना, that stop respiration। ऑक्सीजन रहने के बावजूद अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें है तो हम सांस लेने में असक्षम हो जाएंगे, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा एंड बिकम डेड ये आइडिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी तरह से स्टडी कर लिए, है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है वो सब डिस्कस हो गया। अब इसमें हम लोग जो है 11.8.2 जो है 11.8.2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्टडी करेंगे। फिर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रुप 14 में डिस्कशन हो रहा है ना। ये इस तरह से 2-3 लेक्चर अभी वीडियो गैप था उस वजह से, अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। इसको आप पढ़ें, एनसीईआरटी किताब रख के इसको अच्छे तरह से स्टडी करें तो लाइन बाय लाइन इसका क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए खूब अच्छी तरह से इसको स्टडी करें। तो ये आपको बहुत लाभदायक साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।